So we are going to start with next chapter, that is mechanical properties of solids. अब इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देखा था चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. So there are three states of matter that exist at normal temperature and pressure: solids, liquids and gases. प्लाज्मा स्टेट हायर टेम्परेचर पे होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे होता नहीं है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बोथ-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स. वो सिर्फ लैबोरेटरी में बना सकते हो आर्टिफिशियली, दे डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर थे उसमें जो सॉलिड था, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. उसका एक सिंपल सा रीजन ये था कि सॉलिड्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड, इफ यू सी दैट इज वेल डिफाइंड. उसको हम लोग पीरियोडिक अरेंजमेंट बोलते हैं. तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड दे आर अरेंज्ड पीरियोडिकली. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, मैं पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो ये एटम्स होंगे या फिर ये मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इन केस ऑफ सॉलिड यू हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट. बिकॉज ऑफ दिस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. तो सॉलिड्स के केस में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं. जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में देखा था, यू पास करंट थ्रू सॉलिड. अगर कंडक्ट कर लिया तो कंडक्टर, नहीं किया तो इंसुलेटर. Those property we study under the topic electrical properties of solids, right? वैसे अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, चेक करोगे हाउ द सॉलिड इज बिहेविंग व्हेन टेम्परेचर इज चेंज. वो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है. उसमें यू विल सी व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर सॉलिड्स एक्सपांड. उसको बोलते हो लीनियर एक्सपांशन. अगर रॉड लिया, रॉड का लेंथ चेंज हुआ तो लीनियर एक्सपांशन. टेम्परेचर बढ़ाओगे और अगर एरिया है, एरिया बढ़ गया तो उसको बोलते हो एरियल एक्सपांशन. अगर वॉल्यूम लिया और वॉल्यूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इफ आई हैव लेट अस से अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, उसको बोलते हो वॉल्यूम एक्सपांशन. तो वो सारे प्रॉपर्टीज जाएंगे अंडर द टॉपिक नोन एज थर्मल प्रॉपर्टीज. सॉलिड के साथ और क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. तो हाउ डज अ सॉलिड बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, विच इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो रिमेंबर, सॉलिड्स का स्टडी करने के लिए यू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच यू कैन स्टडी. You can pass current and see how a solid responds to current, electrical properties of solids. You can increase the temperature, decrease the temperature, and check how solid responds to temperature, how solids behave when temperature is changed, thermal properties of solids. And you can apply force and see how does the properties of solid change. इसको आप बोलते हो mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. So in short, how a solid behaves under the action of external force, it will be studied under this chapter mechanical properties of solids. तो एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए, देयर शुड बी नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में करंट पास करके देखा था, थर्मल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर चेंज करके देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं. तो हाउ डज अ सॉलिड रिस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ अ फोर्स, उसको बोलोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो टू स्टार्ट विथ, सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता होगा तब जाके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि व्हाई सॉलिड बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे. तो हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड में ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, जिसको इन जनरल हम कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर हम इसको पार्टिकल्स बोलेंगे. और यहाँ पे एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है. किसी भी दो एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, मतलब किसी भी दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस इज फिक्स्ड. यू कैन टेक एनी टू पार्टिकल्स. अगर ये दो पार्टिकल ले रहे हो, डिस्टेंस जो भी होगा तो इन दोनों में भी डिस्टेंस वही होगा. तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स इज फिक्स्ड. इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, because of the geometric arrangement of atoms or molecules inside the solid, as you can see, ये सारे के सारे रेस्ट स्टेट पे है. रेस्ट स्टेट मतलब
equilibrium state, forces are balanced. So net force on any particle is 0. अब अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अब फोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने इनवर्ड फोर्स लगा दिया अंदर की तरफ। पहली बात तो ये फोर्स हमने एक्सटर्नली लगाया है, तो इस फोर्स को आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स, और हमने अप्लाई किया है तो तुम इसको बोल सकते हो अप्लाइड फोर्स, या इसको तो बोल सकते हो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, या इसका और एक नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये 3-4 नाम है। रीजन इज सेम। नंबर 1, क्योंकि हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है तो ये क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स, और अप्लाई किया तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग क्यों बोलेंगे इसको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स, इनवर्ड फोर्स अप्लाई किया, तो इनवर्ड फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग। तो जब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज होता है, मतलब शेप चेंज होता है, शेप या लेंथ चेंज होता है, तो ये क्या कर रहा है, शेप को या लेंथ को डिफॉर्म कर रहा है। फॉर्मेशन बनाना, डिफॉर्म करना, बिगाड़ना। तो ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया, इसने क्या किया, शेप को बिगाड़ दिया, लेंथ को कम कर दिया, लेंथ को ज्यादा कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आउटवर्ड होगा तो स्ट्रेच होगा, इनवर्ड है तो कंप्रेस है। तो इसने क्या किया, इसने शेप को डिफॉर्म किया, इसलिए इसको क्या बोलते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो ये जो पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, पहले ये इक्विलिब्रियम में थे, रिमेंबर, क्योंकि पहले एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल वाज 0, बट द मोमेंट यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज चेंजिंग। और अगर इनवर्ड फोर्स है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स है, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विल बिकम लेस, तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर इनवर्ड है, तो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऐसा जनरेट हुआ, वो होगा अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो ये लिंक बनाना बहुत जरूरी है। आई रिपीट अगेन कि व्हाट इज हैपनिंग, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट जाएगा काम से। आइडिया इज दिस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड की। सॉलिड में एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, इन जनरल पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। So inside a solid, you will find a particular arrangement, definite arrangement, definite arrangement of atoms or molecules. Definite arrangement से मतलब मेरा ये है कि distance between any two is fixed. तो particular arrangement है यहाँ पे, and it is very important. Then जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, in absence of any external force, the net force on any of this particle is 0. This is known as equilibrium state. क्या बोलते हैं इसको, equilibrium state. So I will just put down important points here. So we know that atoms or molecules inside a solid has definite arrangement, definite geometric arrangement. In absence of external force, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है, the net force on each particle, atom या फिर molecule in general, I will call this as particle or constituent. तो बुक में constituent लिखते हैं, ठीक है, constituent मतलब particle है बेसिकली। In absence of external force, the net force on each particle is 0. और इस स्टेट को आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट। This state is known as equilibrium state. Equilibrium मतलब balanced है, equilibrium state. Now if you start applying forces,
तो या तो फोर्स कंप्रेसिव लगा दो या तो फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स लगा दो। अगर आपने सपोज कंप्रेस कर दिया, इमेजिन यू आर कंप्रेसिंग इट, तो फोर्सेस आर इनवर्ट्स। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। कंप्रेसिव फोर्स है तो डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होता है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पार्टिकल पार्टिकल में फोर्सेस जनरेट होते हैं। क्या बोलते हैं उस फोर्सेस को? इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्स तो बोलते ही है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स रिपल्सिव बन जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। मतलब आइडिया ये है, अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो तो पार्टिकल पार्टिकल का डिस्टेंस हो रहा है कम। डिस्टेंस जब कम होता है तो फोर्स होता है रिपल्सिव, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट। अगर आप स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते तो डिस्टेंस बढ़ता, अगर डिस्टेंस बढ़ता तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होता अट्रैक्टिव। तो इन शॉर्ट, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो गया। कहाँ डेवलप हो गया? अंदर। कहाँ पे? अंदर। जो एक्सटर्नल फोर्स था उसने शेप को क्या किया था? डिफॉर्म। तो आपने क्या बोला? डिफॉर्मिंग फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो एक्सटर्नल था, लेकिन अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो वो फोर्स क्या है? इंटरनल। तो उसको क्या बोलोगे? इंटरनल फोर्स। और ये इंटरनल फोर्स क्या करेगा? ये शेप को रिस्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रबर बैंड है, ये तो इरेजर है ही यहाँ पे, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। जैसे ही मैंने फोर्स निकाल दिया, क्या हुआ? इसका शेप और साइज वापस से वही हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा था तो अंदर पार्टिकल पार्टिकल में फोर्स डेवलप हो रहा था अट्रैक्टिव, क्योंकि मैं इसको स्ट्रेच कर रहा था। स्ट्रेच करना मतलब पार्टिकल्स को दूर खींचना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बढ़ाना। जब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बढ़ता है तो फोर्स कौन सा डेवलप होता है? अट्रैक्टिव। एक्सटर्नल फोर्स था आउटवर्ड्स, और अट्रैक्टिव फोर्स आ गया अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। उल्टा करते, कंप्रेस करते, तो फोर्स डेवलप होता रिपल्सिव। तो इन एनी केस एक्सटर्नल फोर्स को एक अपोजिट फोर्स जनरेट हो जाएगा अंदर, इंटरनल। और ये काम क्या करेगा? ये बॉडी के शेप और साइज को रिगेन करने का काम करेगा। इसको बोलोगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो when an external force when an external force is applied, the shape and size of the body changes. This force is known as deforming force. This force is known as deforming force. Known as deforming force. But when deforming force is applied, internal structure, किसका इंटरनल स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड changes, and hence an internal force is developed. अब मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं कि आपने स्ट्रेच किया तो इंटरनल फोर्स अट्रैक्टिव था, आपने कंप्रेस किया तो इंटरनल फोर्स रिपल्सिव है। आइडिया इतना है कि ये इंटरनल जो फोर्स है ये रिस्टोर करने का काम करता है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। internal force is equal in magnitude but opposite in direction to that of external force. So when deforming force is applied, internal structure of solid changes and hence an internal force is developed. This force tries to regain original shape and size of the body.
regain original shape and size of the body, and hence is known as internal restoring force. Internal restoring force. क्लियर यहाँ तक? तो आई विल नॉट राइट इट डाउन, बहुत सारा थ्योरी है तो सिर्फ थ्योरी नहीं लिखते बैठेंगे. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. तो इतना बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए. अब इसके बाद वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. अब दो टाइप के मटेरियल होते हैं. जैसे एक इरेजर था जिसपे आपने एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया तो उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, और जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे वो इंटरनल फोर्स बॉडी के शेप एंड साइज को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा. ऐसे मटेरियल को बोलते हो इलास्टिक मटेरियल. इसलिए जो रबर बैंड्स आप यूज करते हो, चाहे वो आपके ब्रेसलेट्स में हो या फिर जो रबर बैंड आप हेयर को टाई करने के लिए यूज करते हो, उसको सिर्फ इंडिया में ही रबर बैंड बोलते हैं, बाहर उसको बोलते हैं इलास्टिक. बाहर उसका नाम ही है इलास्टिक, सिर्फ इंडिया में उसका नाम है रबर बैंड. बट इफ यू गो आउटसाइड यू हैव टू आस्क I want elastic, so then they will give you this kind of material which has property of elasticity. तो ये elasticity मतलब क्या, इसको डिफाइन करना पड़ेगा. बहुत सिंपल है. क्या हुआ, मटेरियल था, हमने क्या किया, हमने उसका शेप चेंज किया या स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, फिर वो फोर्स निकाल दिया, फिर वापस से बॉडी ने क्या किया, शेप रिगेन किया. राइट. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force is known as elasticity, and the materials which show property of elasticity are known as elastic materials. Example, rubber. Example, wire. Metallic wire, they have more elasticity, they are highly elastic in nature. For example, I have this wire. If I stretch it, मैंने इसको कितना भी स्ट्रेच किया और अगर छोड़ दिया इसको तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. अब ये बहुत टाइम से इसको लूज करके रखा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एबल टू रिगेन. बट इफ यू स्ट्रेच, सी ऐसा शेप था, स्ट्रेच किया, टाइट हो गया, लूज कर दिया, वापस से इट गोज टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो वायर का हम डिटेल देखेंगे, आपको पूरा एक टॉपिक ही है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स, वो हम देखेंगे. मेटालिक वायर. तो पहले तो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है वो डिफाइन कर लेंगे. तो वी विल डिफाइन व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल, व्हाट इज प्लास्टिक मटेरियल. तो इलास्टिसिटी सिंपल. इलास्टिसिटी मतलब द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a material regains its original shape and size after removal of external deforming force. The property by virtue of which, मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी regains its original shape and size after the removal of external deforming force. External deforming force is known as elasticity. And the material or the substance which shows property of elasticity. क्या बोलते हो इसको, is known as elastic material. Example, rubber. Number 2, next property is plasticity. हमारा फोकस वैसे पूरा का पूरा इलास्टिसिटी पे ही है, हमको सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिसिटी का छोटा सा ही पार्ट लगने वाला है, तो पता होना चाहिए व्हाट इज प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी.
The property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of external deforming force is known as plasticity, and the material which show the property of plasticity is known as plastic material. So for example, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं रियल लाइफ में, आसपास में. Now I have this pencil, जिसका भी है, sorry for this. If I apply force, if I remove the force, there is no way it can go back to its original shape and size. जिसका भी होगा, I'm sorry. So you have to buy a new pencil now. So anyways, वो हो गया. या जो पेन होता है उसका जो बॉडी होता है दैट इज प्लास्टिक. रिफिल का अंदर का जो बॉडी होता है वो है प्लास्टिक. प्लास्टिक के चेयर को प्लास्टिक बोलते हो, मटेरियल का नाम कुछ और है, वो कुछ होता है पॉली इथेनिल विनिल, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, समथिंग पीवीसी भी होता है, राइट. तो प्लास्टिक के चेयर को प्लास्टिक का क्यों बोलते हो? क्योंकि वो प्लास्टिक इन नेचर है. आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इट विल नेवर गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इट विल बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड. और परमानेंट डिफॉर्मेशन को आगे आप बोलोगे सेट. तो अगर ये सेट हो गया, अब एक बार परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, द बॉडी विल नेवर गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है जो पहले स्ट्रेट था, मैंने कुछ ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया. इस परमानेंट डिफॉर्मेशन का नाम है सेट. तो आगे ये वर्ड यूज करोगे, द परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज नोन एज सेट. तो पहले तो बेसिक प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी by virtue of which a body does not regain its original shape and size, after the removal of external deforming force. Is known as plasticity. And the materials or the material which shows property of plasticity is known as plastic material. तो ये जितने भी हम मटेरियल यूज करते हैं जिनको हम प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक बोलने का रीजन ही ये है कि दे कैनॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज. ज्यादा फोर्स लगाते तो दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड. तो हमको अगर इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडीज का डिटेल स्टडी करना है, तो टू स्टडी इलास्टिसिटी इन डिटेल वी यूज सर्टन पैरामीटर्स जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. क्योंकि अल्टीमेटली देखो, स्टडी करने के लिए कुछ तो पैरामीटर चाहिए ना. मोशन का स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर यूज करते हो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्टर्स का स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हो? करंट डेंसिटी, उसके बाद कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, बराबर. सेमीकंडक्टर्स का स्टडी करने के लिए यू यूज बैंड गैप्स. तो ऐसा हर एक चैप्टर में तुमको नए नए पैरामीटर मिलेंगे. दे आर यूज्ड टू स्टडी समथिंग इन डिटेल. अब अगर हमको इलास्टिसिटी को डिटेल में स्टडी करना है तो दो ही पैरामीटर है, बाकी सब उस पे बेस्ड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, these are the parameters that we use to study properties of elastic materials. To study in detail what is elasticity, we use these two parameters, stress and strain. तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस से. एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसका बेसिक डेफिनेशन है, देखो अब क्या हुआ, इसके लिए ये डायग्राम्स बहुत एसेंशियल होते हैं, वेरी एसेंशियल. हमने जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग गया, जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया. तो व्हेनेवर यू अप्लाई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स inside the material changes
and this change in the arrangement produces internal restoring force. For example, internal restoring force, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 न्यूटन का डेवलप हो गया, 50 न्यूटन, बराबर। तो ये 50 न्यूटन का टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है। ये टोटल फोर्स किस में है? पूरे मटेरियल में है। अगर मुझे देखना है यूनिट एरिया में कितना फोर्स है, हो सकता है ना, ये मटेरियल का टोटल एरिया इमेजिन 10 मीटर स्क्वायर है, टोटल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो गया? 50/10, इसको बोलते हो स्ट्रेस। खत्म। ऐसा क्यों यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रस्सी है, उस पर मैंने लोड लगा दिया, लोड मतलब वेट, मान लो वो वेट है 10 किलोग्राम। तो व्हाट इज टोटल फोर्स? 98 न्यूटन, क्योंकि लोड मतलब mg होता है। मैंने आपको क्या बताया? 10 किलोग्राम। मैंने क्या बताया? m। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? g से। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 98 न्यूटन। राउंड ऑफ करने के लिए g की वैल्यू 10 मान लेता हूँ, तो 10 × 10 100 न्यूटन। और ये जो मेरे पास वायर था जिसके नीचे मैंने लोड लगाया है, मान लो उस वायर का टोटल एरिया, एरिया बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया बोल रहा हूँ मैं लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास वायर था, इस पूरे वायर का टोटल सरफेस एरिया इमेजिन ये है 5 मीटर स्क्वायर। नीचे लोड लगाया है कितना? 100 न्यूटन का। एरिया कितना है? तो ये 100 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्योंकि ये एक्सटर्नली लगाया है। जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है, बराबर। तो मुझे ये देखना था कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स है। यूनिट एरिया में टोटल एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। टोटल फोर्स कितना है? 100। तो यूनिट एरिया में कितना है? 20। 100/5, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया, या तो आप बोल सकते हो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रॉब्लम क्या है? ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ, तो मटेरियल के अंदर जाके तो मेजर कर नहीं सकते हो। यू कैनॉट मेजर व्हाट इज द फोर्स इनसाइड द मटेरियल। आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? हम अंदर एक मशीन लगा देंगे, डिवाइस लगा देंगे जो हमको बताएगा कितना फोर्स हुआ। और लेकिन तुम डिवाइस लगाने के लिए, अंदर डिवाइस लगाने के लिए इसको तोड़ोगे, फोड़ोगे, द मोमेंट यू डिस्टर्ब, अंदर का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो प्रॉब्लम यह है कि हम इंटरनल फोर्सेस मेजर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरनल तो तुम नहीं कर सकते हो मेजर डायरेक्टली, तो क्या करते हो? आप बोलते हो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, सिर्फ डायरेक्शन है अपोजिट। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। वो तो इजीली मेजरेबल है, मैंने अभी करके बताया। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया? 10 किलो का लोड था, जी की वैल्यू 10 ले लो, आपने बोला कितना फोर्स? 100। हाँ, तो डायरेक्ट ही मिल गया ये, इसको मेजर करने की जरूरत कहाँ पड़ी हमको, तो डायरेक्ट मिल गया। गुड। तो हम पहले डिफाइन कर लेंगे स्ट्रेस। सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as it is defined as internal restoring force, internal restoring force per unit area, per unit area. But since internal forces cannot be measured, and also internal restoring force is equal in magnitude, to that of external force, to that of external applied force. Hence, we can define stress as
स्ट्रेस एस, कैसे करोगे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। Therefore, stress is equal to internal restoring force upon area, or it is deforming force per unit area, or it is applied force per unit area, external applied force per unit area. सब एक ही बात है। और याद रखना, ये मैंने रेस्टोरिंग फोर्स डिफाइन नहीं किया, वो इजी है। द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिफॉर्म्स द शेप ऑफ बॉडी एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको क्यों बोला, क्योंकि इसने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया। डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का उल्टा, बनाना इस फॉर्मेशन, बिगाड़ना इस डिफॉर्मेशन। एक्सटर्नल फोर्स ने शेप साइज को बिगाड़ दिया, चेंज कर दिया, हेंस इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। वो सब नोट्स में है। सिंस द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिफॉर्म्स द शेप ऑफ बॉडी, हेंस इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो हम लोग इतना डिटेल जाएंगे नहीं। तो इन शॉर्ट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इन शॉर्ट। तो इसके ऐसा यूनिट क्या आएंगे फिर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस आर फोर्स मतलब m1 l1 t-2 अपॉन l2। तो l2 ऊपर जाएगा, l -1। डायमेंशंस आर m1 l t, करेक्ट। ये और कहीं देखा था, प्रेशर मतलब स्ट्रेस एंड प्रेशर आर मोर और लेस सेम थिंग, क्योंकि प्रेशर के भी डायमेंशन यही होते हैं, प्रेशर का भी डेफिनेशन भी यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशनली स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम थिंग, डायमेंशनली सेम है, सेम है, डायमेंशनली सेम है, सेम ही है नहीं। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी, वर्क इज एनर्जी, ये सारे क्या है, एनर्जी है। तो डायमेंशनली सेम है, लेकिन सेम है क्या, नहीं है। हीट इज हीट, वर्क इज वर्क, वर्क अलग चीज है, हीट अलग चीज है, काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। डायमेंशनली सेम है, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो स्ट्रेस एंड प्रेशर आर आल्सो डायमेंशनली सेम, बट दे आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो हमको अगर इलास्टिसिटी का डिटेल स्टडी करना है तो हमको दो पैरामीटर चाहिए, एक है स्ट्रेस, एक है स्ट्रेन। स्ट्रेन और भी इजी है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। अभी ये डायमेंशन मतलब क्या, देखो ऐसा है, टोटल 3 चेंजेस की बात करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वायर है, थिन वायर है, मैंने लोड लगा दिया, छोड़ दिया, तो लोड क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कितना था, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसको आप बोलोगे स्ट्रेन, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, राइट। लेकिन सपोज मेरे पास एक बॉल है, उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम क्यों होगा भाई, तभी प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, एच रो जी। जितना तुम एक ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जाओगे, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड उस पे हर एक डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग। कंप्रेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको भी बोलते हो स्ट्रेन, इसको बोलते हो वॉल्यूम स्ट्रेन, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक मटेरियल था और फोर्स ने इसका शेप चेंज कर दिया, तो चेंज इन शेप पर यूनिट ओरिजिनल शेप, ये भी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है लेंथ अपॉन लेंथ, स्ट्रेन है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, स्ट्रेन है शेप अपॉन शेप।
तो जब लेंथ चेंज हुआ था तब मैंने बोला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जब वॉल्यूम चेंज हुआ मैंने बोला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जब शेप चेंज हुआ मैंने बोला चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो इन शॉर्ट चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। मैं डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई फोर्स लेंथ चेंज करेगा, कोई फोर्स वॉल्यूम चेंज करेगा, कोई फोर्स शेप चेंज करेगा। तो चेंज इन लेंथ हो या चेंज इन वॉल्यूम हो या चेंज इन शेप हो तो जनरली क्या बोल दोगे उसको, चेंज इन डायमेंशंस। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। स्ट्रेन is defined as strain is defined as change in dimensions per unit, मतलब divided by per unit original dimensions। अब ये डिवाइडेड बाय क्यों किया, देखो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीजें ना रियल लाइफ से कनेक्टेड है यहाँ पे। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 100 रुपीज थे, ओरिजिनली 100 था, बराबर। अब मैंने 1 रुपी खर्चा कर दिया, राइट, करेक्ट। तो मेरे पास कितना बचा, 99। व्हाट इज चेंज, 1। ओरिजिनल कितना था, 100। 1/100 कितना है, 0.01। मतलब इट इज टेलिंग यू व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो 1%। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन आपको बताता है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फिजिक्स में। हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था 1 मीटर, मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। अब मैंने इस पर लोड लगा दिया, इसका लेंथ हो गया 101 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 101 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना है, ओरिजिनल कितना था, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया, 1/100 मतलब 0.01। परसेंटेज कितना हो गया, 1%। तो स्ट्रेन तुमको क्या बता रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि एक रफ आइडिया होना चाहिए ना कि मैंने फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया तो इतना चेंज मिला, उतना फोर्स लगाऊंगा तो उतना चेंज मिलेगा। फोर्स बढ़ाऊंगा तो हो सकता है 100 सेंटीमीटर की जगह पे 110 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। तो हाउ मच इज परसेंटेज चेंज, 10। व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज, 0.1, 10/100। तो ये स्ट्रेन आपको एक रफ आइडिया देता है कि फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कितना है, क्योंकि समझ में आएगा कि इतना फोर्स तो इतना चेंज। सपोज 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 1 न्यूटन के फोर्स ने 1 सेंटीमीटर से लेंथ चेंज कर दिया, मुझे टोटल चेंज चाहिए था 20 सेंटीमीटर, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन। तो ये जो चेंज है ना अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट गिव्स यू अ रफ आइडिया अबाउट हाउ मच परसेंटेज और फ्रैक्शनल चेंज यू आर गेटिंग। तो इसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ये तो सिंपल है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, मतलब चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन चेंज शेप, सॉरी, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस। तो सिंस इट इज द रेशियो ऑफ since it is the ratio of two similar quantities, it is dimensionless, मतलब it is a pure number, hence it is a pure number। अब स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे, केस बाय केस। तीनों का मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कनेक्ट करने में इजी जाएगा। एक वायर था, वायर के 2 फ्री एंड होते हैं। एक फ्री एंड को रिजिड सपोर्ट पे लगा दिया, सीलिंग पे लगा दिया,
दूसरा फ्री एंड पे लोड लगा दिया। तो ये लोड है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या करेगा, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या चेंज करेगा, लेंथ चेंज करेगा। लेंथ को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं टेंसाइल। तो लेंथ मतलब टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो जिस फोर्स ने लेंथ चेंज किया, उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रेस था, तुमको याद है हमने स्ट्रेस डिफाइन किया, याद है क्या, कैसे डिफाइन किया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तीन काम कर सकता है। नंबर वन, इट कैन चेंज लेंथ। नंबर टू, इट कैन चेंज वॉल्यूम। नंबर थ्री, इट कैन चेंज शेप। राइट, नंबर वन चेंज इन लेंथ, नंबर टू चेंज इन वॉल्यूम, नंबर थ्री चेंज इन शेप। तो जिस फोर्स ने लेंथ चेंज किया, उस फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रेस था, उसको बोल दोगे टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। राइट, सिंपल है, वेरी सिंपल। तो डिफाइन कैसे करोगे, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, देखो उसमें लिखा है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है ना, डेफिनेशन पढ़ो, समवन रीड इट आउट। When applied force produces change in length of the body, then the associated stress is known as टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बराबर। अगर वॉल्यूम चेंज कर दिया तो वॉल्यूम स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेस को और एक नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। व्हेन अ फोर्स produces change in the volume of body, then the associated stress is known as volume stress. When a force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shear stress. हो गया, तीन डेफिनेशन खत्म। अब स्ट्रेन के लिए भी यही तीन बनेंगे। When a force produces change in length of a body, then the associated strain is known as tensile strain or longitudinal strain. When a force produces change in volume of a body, then the associated strain is known as volume strain. When a force produces change in shape of the body, then the associated strain is known as shear strain. तो ये चैप्टर एक्चुअली 4 से 5 दिन का काम है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आर सो रिलेटेड। तुमको सिर्फ एक स्टार्टिंग पुश मिलना चाहिए, और वो पुश आता है बेसिक कॉन्सेप्ट से। जिसने ये छोड़ दिया, आगे लिंक लगेगी नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर मैटर करता है, क्योंकि बोलोगे क्यों मैटर करता है, तो तुमने लिक्विड के लिए या गैस के लिए क्यों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं की। मैंने अगर लिक्विड को कंप्रेस कर दिया, पानी का बॉटल लो, प्लास्टिक में डालो, कंप्रेस कर दो, शेप चेंज हो गया चेंज। वहां पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप नहीं होते। डेवलप कहाँ होते हैं, सॉलिड्स में। इसके लिए ये प्योरली इट इज, चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। राइट, तो ये सब कनेक्टेड है। एक बार आपको इलास्टिसिटी क्या है ये पता लग गया, प्लास्टिसिटी क्या है पता लग गया, स्ट्रेस क्या है पता लग गया, स्ट्रेन क्या है पता लग गया, तो इसके बाद तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन। फोर्स ने अगर लेंथ चेंज किया, तो एसोसिएटेड स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस, एसोसिएटेड स्ट्रेन इज टेंसाइल स्ट्रेन। फोर्स ने अगर वॉल्यूम चेंज किया, एसोसिएटेड स्ट्रेस इज वॉल्यूम स्ट्रेस, एसोसिएटेड स्ट्रेन इज वॉल्यूम स्ट्रेन। फोर्स ने अगर शेप चेंज किया, एसोसिएटेड स्ट्रेस इज शियर स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड स्ट्रेन इज शियर स्ट्रेन। अब तीनों को डिवाइड कर लो, तीनों केस में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर लो। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को बोल दोगे बल्क मॉड्यूलस। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन को बोल देंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहां तक आने के बाद आपका चैप्टर 80% खत्म हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, when
a force changes length of a body, when a force changes length of a body, then the associated stress is known as टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को और एक नाम भी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल का लिटरल मीनिंग है अलोंग द लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ही है अलोंग द लेंथ। ओके, तो when a force changes length of a body, then the associated stress is known as tensile or longitudinal stress. एक काम करो, let us consider, हम एक काम करते हैं, हम एक वायर ही कंसिडर कर लेते हैं, ज्यादा इजी समझेगा। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट पे हमने एक वायर को टाई करके रखा है, यह है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। अब इस वायर के नीचे मैं लगा दूंगा लोड, तो वी विल कनेक्ट अ लोड हियर। इस पे एक लोड लगा दिया, लोड मतलब mg। इस लोड ने, इस mg ने क्या किया इसने लेंथ चेंज कर दिया, मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन यहां से यहां तक था ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ L, तो ये भी है आपके पास इनिशियल लेंथ L। लोड मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीजेस लेंथ। कितने से लेंथ इंक्रीज हुआ, तो या तो इसको स्मॉल l बोल दो या इसको डेल्टा l बोल दो। तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा l और स्मॉल l। तो किसी बुक में डेल्टा l है, किसी बुक में स्मॉल l है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही चीज है। तो कंसिडर अ वायर और अ स्ट्रिंग of length L, one end of the wire is attached to rigid support, मतलब ऊपर सीलिंग पे लगा दिया इसको rigid support, and the free end is attached with a load, and the free end is loaded या फिर is attached with a load, एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं M। तो व्हाट इज लोड, mg। है तो क्लियर। तो हाउ विल यू डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस, देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हो, नहीं डेल्टा एल नहीं है, स्ट्रेस है ये, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स क्या है, एरिया ऑफ वायर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर। कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, वो बोलते हैं कंसिडर अ वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एल स्क्वायर, एल मतलब ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक वायर है, होता है ऐसा वायर क्यों होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर है। तो यू विल सी लेटर सच वायर्स आल्सो एग्जिस्ट जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर है। अब तक हम जो वायर की बात करते आ रहे हैं, वो वायर कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। तो अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आएगा तो mg अपॉन साइड स्क्वायर। कभी कभी बोलेंगे द वायर इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेट अस से एक साइड a है, एक साइड b है, तो a इंटू b। तो वहां पे सिर्फ a की जगह पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर की जगह पे a इंटू b, अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर। तो ये आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, वी डोंट वांट टू रश, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो व्हेन अ फोर्स चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे बॉडी कौन है, वायर है, then the associated stress is known as tensile stress or longitudinal stress, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स लिया है वो क्या है, लोड है।
किस पे लगाया लोड, वायर पे लगाया है, तो हमने एक वायर ले लिया, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L, one end of which is attached to a rigid support while the free end is connected with a load of mass M. So force is mg. So tensile stress or longitudinal stress is force upon area. Force है mg, area of wire is pi r square. Cross sectional area of wire is pi r square. अब डिफाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन. तो सब वही when a force changes the length of a body, then the associated strain is known as tensile or longitudinal strain. तो exactly everything remains the same. सिर्फ यहाँ पे मैं टेंसाइल स्ट्रेस की जगह पे लिख दूंगा टेंसाइल स्ट्रेन. तो टेंसाइल स्ट्रेन, when a force changes length of a body, then the associated strain is known as tensile or longitudinal strain. Done. That's it. So what is tensile strain? Change in length upon original length, right? It is defined as the ratio of, change in length per unit original length. Change in length per unit original length. मतलब अपॉन मतलब पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. तो टेंसाइल स्ट्रेन is equal to change in length upon original length. पर चेंज इन लेंथ फाइंड कैसे करते हो? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ मतलब अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अपॉन इनिशियल बोलो ओरिजिनल बोलो एक ही बात है. Look at the diagram and tell me what is the final length. L plus delta L और इनिशियल है L. तो ये आपको पास मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L माइनस L अपॉन L. LL तो डेल्टा L बाय L. तो ये आ गया टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला. डायमेंशन लेस है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है. देयर आर नो डायमेंशंस टू दिस. क्लियर यहाँ तक? अब तक हमने सिर्फ एक ही चीज सोची. हमारे पास एक वायर था, हमने लोड लगा दिया, लेंथ चेंज हो गया. लेकिन इमेजिन मेरे पास एक रॉड है और मैं रॉड को दोनों साइड से इनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ. तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो ये भी तो चेंज इन लेंथ का ही केस है. तो ये भी तो स्ट्रेस है विच इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. सिर्फ यहाँ पे इसको बोलते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस. व्हेन बात वही है, व्हेन अ फोर्स चेंजेस, दिस टाइम व्हेन अ फोर्स डिक्रीजेस. पिछले केस में क्या था? इंक्रीज इन लेंथ था. यहाँ पे क्या है? डिक्रीज इन लेंथ है. So if a rod is compressed from both the sides, then the length of the rod decreases. The associated force is known as compressive force, and the associated stress is known as compressive stress. तो जब फोर्स ने कंप्रेशन किया तो कंप्रेसिव फोर्स बोलते हो, और फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हो? स्ट्रेस. तो कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस. एंड the associated strain will be called as compressive strain. सिर्फ चेंज क्या है? यहाँ पे तुमने लिखा डेल्टा L बाय L, वहां तुम लिखोगे माइनस डेल्टा L बाय L. क्यों माइनस? बिकॉज लेंथ इज डिक्रीजिंग. और अगर आपको डिराइव भी करना था तो L माइनस डेल्टा L माइनस L. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द लेंथ इज डिक्रीजिंग. तो if a rod is compressed from both the ends,
if a rod is compressed from both the ends, then the length decreases and the associated stress is known as compressive stress, and the strain and the associated strain is known as compressive strain. Is known as compressive strain. सिर्फ यहाँ पे compressive strain में आएगा minus sign because length is decreasing. तो so far what we have studied today is, in short, हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड में पीरियोडिक अरेंजमेंट है. जब तक तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स में डिस्टेंस सेम है और किसी भी पार्टिकल का फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज जीरो. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट. क्लियर? अब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स ने शेप चेंज कर दिया या साइज चेंज कर दिया, उसने डिफॉर्म कर दिया, उसको बोलोगे डिफॉर्मिंग फोर्स. ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप लगाते हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं जिसको आप बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ये सारा का सारा एक ही चीज है. डिफॉर्मिंग फोर्स ये एक ही चीज है. डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, external applied force, external deforming force, these are all one and the same thing. Internal force, internal restoring force, they are same thing. यहाँ तक क्लियर? हमको मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है इन टू कैटेगरीज. एक जिसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देते हो और शेप वापस से रिगेन होता है, एक जिसमें रिगेन नहीं होता है. तो मटेरियल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने पड़ गए, एक इलास्टिसिटी, एक प्लास्टिसिटी. The property by virtue of which a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force is known as elasticity, and the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of external deforming force, plasticity. The materials which show property of elasticity are elastic materials, and the materials which show properties of plasticity are known as plastic materials. हमारा इस चैप्टर में 99% फोकस है इलास्टिसिटी पे. इलास्टिसिटी का स्टडी करना है तो हमको कुछ पैरामीटर्स लगने वाले हैं. किसी भी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक का स्टडी करना हो, यू नीड सम पैरामीटर्स. जैसे सेमीकंडक्टर्स में भी तुम अगर करोगे तो बैंड गैप हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन. करंट की बात करोगे तो करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी. मोशन की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. ऐसा हर एक टॉपिक में तुमको कोई ना कोई नया पैरामीटर मिलेगा जो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का स्टडी करने में हेल्प करता है. इलास्टिसिटी का स्टडी करना है तो दो पैरामीटर डिफाइन करने पड़ गए, स्ट्रेस, स्ट्रेन. स्ट्रेस का सिंपल आइडिया ये है कि एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे, फोर्स पूरी बॉडी पे लग रहा है, बॉडी के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज स्ट्रेस. क्योंकि जब मैं एक वायर पे लोड लगाता हूं तो मैं पूरे वायर पे फोर्स लगा रहा हूं. मुझे देखना था कि वायर के सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे, मतलब वायर के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स, को बोल देंगे स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्चुअली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तुम मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. तो आप बोलते हो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट. तो फोर्स तुमने एक्सटर्नली कितना लगाया और डिवाइड बाय टोटल एरिया, ये आ गया स्ट्रेस. और एक पैरामीटर है स्ट्रेन, विच इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. तो फोर्स तीन काम कर सकता है लेंथ चेंज करने का. अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो स्ट्रेस को बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन को बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेन. वॉल्यूम चेंज करने का, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो स्ट्रेस को बोल दोगे वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और स्ट्रेन को बोलोगे वॉल्यूम स्ट्रेन.
अगर वो शेप चेंज कर रहा है, shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन, हमने आज सिर्फ फोकस किया टेंसाइल स्ट्रेस पे। व्हेन अ फोर्स चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी, then the associated stress is known as tensile stress और longitudinal stress। इसको समझने के लिए हमने एक वायर का एग्जांपल लिया जिसपे हमने एक लोड लगा दिया। लोड इज mg, मतलब फोर्स इज mg एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया डेल्टा एल अपॉन एल, वेयर डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल इज ओरिजिनल लेंथ। लेकिन एक फोर्स हमेशा लेंथ बढ़ाएगा ऐसा नहीं होता है, कम भी कर सकता है। सिर्फ उसी टेंसाइल स्ट्रेस का नाम चेंज करके बोल दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेन को बोल दिया कंप्रेसिव स्ट्रेन, और एक माइनस साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे लेंथ हो रहा है चेंज। तो अब बाकी वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन देखेंगे कल।